Hello everyone. So today we are going to start an important and very interesting topic of refrigeration and air conditioning, that is psychrometry. Psychrometry के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जब हम यूज करते हैं, these two are different terms. Refrigeration is a different term, air conditioning is entirely different thing. Now एयर कंडीशनिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है? एयर कंडीशनिंग मीन्स टू कंडीशन द एयर। रेफ्रिजरेशन का मतलब हमने क्या देखा? रेफ्रिजरेशन मीन्स जस्ट टू कंट्रोल द टेम्परेचर, किसी हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी सराउंडिंग को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में रखना, कम टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना, दैट इज नथिंग बट रेफ्रिजरेशन। हम घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं और उसका बेसिकली फंक्शन भी यही रहता है कि बाहर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, दैट इज रेफ्रिजरेशन। ये होता है रेफ्रिजरेशन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ कंडीशनिंग ऑफ एयर, जब मैं एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ तो एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेशन सिर्फ एक छोटा सा उसका पार्ट है। एयर कंडीशनिंग एक्चुअली डील्स विद द कंफर्ट लेवल। आप जब किसी एयर कंडीशनर में बैठे हैं, दैट मीन्स आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, तो आपके कंफर्ट से डील करता है एयर कंडीशनिंग। ओके, नाउ अब कंफर्टेबल रहने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला पार्ट एयर कंडीशनिंग का है, दैट इज टू कंट्रोल द टेम्परेचर। ये सबसे जरूरी चीज़ है। एयर कंडीशनिंग में सबसे जरूरी पार्ट है टू कंट्रोल द टेम्परेचर। नाउ व्हाई इज इट वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल द टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, लेट्स सपोज 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है हमारे सराउंडिंग का, ऑब्वियसली विल नॉट फील कंफर्टेबल। ऑन द अदर हैंड अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा, लेट्स सपोज 5 डिग्री 10 डिग्री हमारे रूम का टेम्परेचर है, तब भी हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ओके, और एयर कंडीशनिंग का मतलब ही होता है कि सराउंडिंग को कंफर्टेबल क्रिएट करके देना। ओके, तो सबसे पहला पार्ट उसका है टेम्परेचर कंट्रोल करना। सो जो हम बोल रहे थे, रेफ्रिजरेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन जो है वो एयर कंडीशनिंग का एक छोटा सा पार्ट बस है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग इज टू कंट्रोल द मॉइस्चर। दूसरा जो फंक्शन है वो है मॉइस्चर को कंट्रोल करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज़ पे अभी हम बहुत डिटेल में आएंगे। इनफैक्ट ये पूरी यूनिट इसी पे बेस्ड है कि किस तरह से हम मॉइस्चर को कंट्रोल करते हैं। और तीसरा जो बहुत जरूरी पार्ट है रेफ्रिजरेशन का इज टू कंट्रोल द क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ एयर, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ एयर। दैट मीन्स एयर में सफिशिएंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन रहना चाहिए। अगर कई सारे लोग रूम में बैठे हुए हैं तो आप कई बार महसूस किए होंगे कि सफोकेशन होने लगता है। वो इसलिए होता है कि रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो एयर कंडीशनर का काम होता है कि कंटिन्यूसली उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ताकि रूम जो है वो प्योरिटी ऑफ एयर उस रूम की बने रह सके, फ्रेश हम महसूस कर सके। ओके, सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ एयर कंडीशनिंग। सबसे पहला टू कंट्रोल द टेम्परेचर, सेकेंड टू कंट्रोल द मॉइस्चर, एंड थर्ड थिंग इज टू मेंटेन द क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ एयर। नाउ कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर हमने ऑलरेडी देख चुका है रेफ्रिजरेशन में, उसमें हमने एक साइकिल भी देखी थी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज टू कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट, और ये मॉइस्चर कंटेंट के बारे में हम देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट साइक्रोमेट्री में। तो बेसिकली साइक्रोमेट्री को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? साइक्रोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रॉपर्टीज से जो साइंस की ब्रांच जो डील करती है, That is nothing but psychrometry। तो इस पूरी यूनिट में हम बेसिकली वी विल बी टॉकिंग ऑफ द मॉइस्चर। और जब मैं मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ, जो हमारी सराउंडिंग की एयर है, डेट एक्चुअली इज मॉइस्चर। वाई इज इट मॉइस्चर? क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है। ओके, सो डेट एक्चुअली इज द मॉइस्चर। तो इसलिए उस मॉइस्चर की प्रॉपर्टीज से डील करना इज नथिंग बट साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री ऑब्वियसली आपको एयर कंडीशनर में तो काम आएगी। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज होती है जहां आपको मॉइस्चर कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां आपको प्रॉपर मॉइस्चर को कंट्रोल करना जरूरी रहता है। तो इसलिए साइक्रोमेट्री मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एयर कंडीशनिंग में इस मॉइस्चर को कंट्रोल करने की आखिर जरूरत क्या है? क्यों हम इस मॉइस्चर को कंट्रोल करना चाहते हैं इन वाइल कंडीशनिंग ऑफ एयर? तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। व्हाई इज इट एसेंशियल टू कंट्रोल मॉइस्चर? अगर हमारे सराउंडिंग का मॉइस्चर लेट सपोज बहुत ज्यादा हो गया, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट सपोज आप कोई सी शोर एरिया में हैं, लेट सपोज आप या तो मुंबई में, विशाखापट्टनम में, गुजरात के एरियाज में, जहां पर भी पास में आपके समंदर है, अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं तो क्या होगा? आप गर्मी के टाइम में एज्यूम करिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट एयर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंटिन्यूसली इवापोरेशन, वाटर का इवापोरेशन होते रहता है और वो हमारी पूरी सराउंडिंग में भर जाता है, जिसके कारण मॉइस्चर कंटेंट उस पर्टिकुलर सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अब होता क्या है, मॉइस्चर कंटेंट के ज़्यादा होने से देखो फ़र्क क्या पड़ता है फिर, जब हमको जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर का होगा, उतनी ही कम एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी होगी फर्दर मॉइस्चर को या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने की। गेटिंग दिस? क्या बोल रहा हूं मैं?
इसको इस तरह से समझो कि लेट सपोज यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, और उसमें आपको शुगर डिजोल्व करने, तो आप कुछ अमाउंट में शुगर डालते हैं, घुल जाती है, फिर कुछ अमाउंट और डालते हैं, फिर आप उसको घुलते हैं, वो घुल जाती है। ऐसा करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप फर्दर जब उसमें शुगर डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं शुगर के वो नीचे सेटल होते आपको दिखेंगे। गेटिंग दिस नॉट? यही तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉल्यूशन जो है, दैट सॉल्यूशन इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दैट मीन्स फर्दर उसकी कैपेसिटी, शुगर को डिसॉल्व करने की उसकी फर्दर कैपेसिटी अब नहीं है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गेटिंग दिस? तो इस सेम तरीके से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में शुगर जितना कम है, ध्यान से समझना, शुगर जितना कम है उसके शुगर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी आप बोल सकते हैं उतनी ही ज़्यादा है। सेम चीज़ अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा, मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा, उस मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो कैपेसिटी उतनी ही उसकी ज़्यादा होगी। जितना कम मॉइस्चर कंटेंट एट सराउंडिंग में होगा, एटमॉस्फेयर में होगा, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उस मॉइस्चर कंटेंट को या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने की। इज इट क्लियर है? सिमिलरली अगर मॉइस्चर कंटेंट हम धीरे धीरे अगर सराउंडिंग का बढ़ाते जाए, एटमॉस्फेयर का अगर हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी फर्दर उस लिक्विड को या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अब उसकी उतनी ही ज़्यादा कम होते जाएगी। सी आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ द सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर को आपको समझना है, आई एम श्योर कि आप सबने इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। ये देखिए, ये एक वाटर बॉटल है, कल इसमें थोड़ा सा पानी बच गया था, ओके, और एक दिन में आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी कि पूरे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये पूरे बॉटल में आ जाते हैं। अगर आप आई डोंट नो दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है उतना क्लियरली कैमरे में, पूरे ड्रॉपलेट्स जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पानी इसके अंदर है, ये जो इसके अंदर की एयर है दैट इज द अनसैचुरेटेड एयर। तो जब तक ये एयर अनसैचुरेटेड है तब तक ये क्या करेगी, अपने अंदर में वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को इवापोरेट करेगी। तो वाटर इसमें इवापोरेट होते जा रहा है। आफ्टर अ सर्टेन लेवल व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटली सैचुरेटेड, जब ये पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है तब क्या हो रहा है, देन फर्दर अब उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है। फर्दर जिस तरह से हमने शुगर में देखा कि फर्दर कोई कैपेसिटी नहीं रहती तो शुगर डिजॉल्व नहीं होता, सिमिलरली अब इस एयर में फर्दर कैपेसिटी नहीं है कि वो और वाटर को और वाटर वेपर को अपने अंदर ले सके। तब क्या होता है, तब फिर फर्दर अगर ये इवापोरेट होना चाहेगा तो ये फिर वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है, ये कंडेंस होके वापस गिरना, उसी बॉटल में गिरना शुरू हो जाता है। मतलब एक तरह से फिर इक्विलिब्रियम बन गया कि जितना वाटर इवापोरेट हो रहा है उतना ही वाटर वापस उसके अंदर आते जा रहे हैं। तो ये जो इसके अंदर का जो एक तरह से एयर है दैट इज अ सैचुरेटेड एयर, और इसका जो प्रेशर रहता है दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज अ सैचुरेटेड प्रेशर। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। गेटिंग दिस? तो अब गर्मी के समय होता क्या है, कभी भी आप देखेंगे ना ऐसे सी शोर एरियाज की जो गर्मी रहती है वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। हम यहाँ सेंट्रल इंडिया में बैठे हैं, कई बार हम जाते हैं गर्मी के सीज़न में, सपोज मुंबई जाते हैं तो बहुत हम लोग सहन नहीं कर पाते उस तरह की गर्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको चिपचिपी टाइप की गर्मी बोलते हैं। मतलब पसीना, आपको कंटिन्यूसली पसीना निकलते रहता है, पसीना सूख नहीं पाता है। तो पसीना सूख क्यों नहीं पाता है, क्योंकि ऑलरेडी एयर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है कि फर्दर हमारे स्किन से वो जो भी पसीना निकल रहा है उसको फर्दर एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है वो सोख नहीं पाता है। गेटिंग दिस? क्यों हो ऐसा हो रहा है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। सिमिलरली ठंडी के समय क्या होता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी ठंडी के समय क्या होता है, सराउंडिंग का मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। गेटिंग दिस? सराउंडिंग का मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर की, एयर की कैपेसिटी होगी उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। अब मॉइस्चर उसके पास है नहीं, वाटर उसके पास है नहीं, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर में वाटर को एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है। तो इसलिए क्या करता है, एयर जो है हमारी स्किन के नीचे से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। गर्मी में क्या हो रहा है कि जो बाहर निकल रहा है, हमारे जो स्वेटिंग जो बाहर निकल रही है उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ठंडी में क्या हो रहा है कि हमारे जो स्किन के नीचे भी जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, जो मॉइस्ट पार्ट है, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ठंड के समय आपने देखा होगा कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। गेटिंग दिस? तो इसलिए कहने का मतलब यही है कि मॉइस्चर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा रहे तब भी आपको डिस्कम्फर्ट होगा, मॉइस्चर कंटेंट अगर बहुत कम रहे तब भी आपको डिस्कम्फर्ट होगा। सो टू मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट टू अ पर्टिकुलर लेवल इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग।
गेटिंग दिस? ओके, तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम यही करेंगे, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर इन साइक्रोमेट्री. सो साइक्रोमेट्री, एज आई टोल्ड यू, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ moist air. Now before actually getting deeper into this psychrometry, let us try to find out the answer for one question. आपसे एक मैं सवाल पूछूंगा, आप कोशिश करना इस वीडियो को पॉज करके उसके आंसर को सोचने की कोशिश करना. हो सकता है आपने पहले सोचा हो सकता है उस बारे में कभी सोचा ना हो. ओके, वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, हम जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डेट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. डेट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर जो है वो वेपराइज होना शुरू होता है. बट जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में भी वाटर का इवापोरेशन पॉसिबल है. वाटर का इवापोरेशन होता है सनलाइट के थ्रू भी, या फिर अगर हमारे रूम में भी कहीं पानी गिर रहा है तो धीरे धीरे करके वो वेपराइज हो जाता है पूरी तरह से. ये आपने देखा होगा. ओके, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस तरह से वो इवापोरेट हो रहा है. जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर दिस थिंग. और ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल गया तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा पार्ट इस यूनिट का आपको समझ में आ जाएगा. एक कंसेप्ट जो है साइक्रोमेट्री का वो आपको क्लियर हो जाएगा. आई विल रिपीट द क्वेश्चन. 100 डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, डेट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. एज वी ऑल नो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है. बट ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री या फिर 40 डिग्री पे जब सन होता है तो सन अपने जो रिवर के वाटर को, रिवर का जो वाटर होता है उसको वो इवापोरेट कर देता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में. हाउ इज इट पॉसिबल? या फिर हमको गलत सिखाया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है. सो हाउ इज इट पॉसिबल कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी इवापोरेट हो रहा है? जस्ट पॉज दिस वीडियो, ट्राई टू थिंक ओवर दिस. Now the answer to this question lies in the term of partial pressure. Partial pressure एक बहुत important term है साइक्रोमेट्री के terms में. Now what actually is the partial pressure? Let us try to understand this thing. और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी इवापोरेशन पॉसिबल है. Now let us consider I am having a box which is having 3 different gases. मैं 3 अलग अलग gases की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ. Let's suppose this is having a mixture of gas A, गैस B एंड गैस C. 3 गैसेस हैं. लेट्स सपोज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज V, टेम्परेचर जो है इस बॉक्स का T है एंड प्रेशर इज लेट्स सपोज P. गेटिंग दिस? ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली इज द पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि इतने ही वॉल्यूम में अगर मुझे गैस A का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो इतने ही वॉल्यूम में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गैस A को रखूं, द वॉल्यूम रिमेन सेम, द टेम्परेचर रिमेन सेम, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं गैस A को रखूं, बाकी की 2 गैस को मैं बाहर कर दूं, तब उसका कितना प्रेशर होगा? दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर. गेटिंग दिस? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 3 गैसेस थी मेरे पास, एक रेड कलर की दिख रही है आपको, एक ग्रीन दिख रही है, एक ब्लू दिख रही है. मैंने क्या किया, उन 3 गैसेस को 3 अलग अलग बॉक्सेस में उसको स्टोर किया सच दैट कि वॉल्यूम जो है, तीनों बॉक्सेस का वॉल्यूम ओरिजिनल बॉक्स के सेम है, टेम्परेचर तीनों बॉक्सेस का जो ओरिजिनल बॉक्स है हमारा उसके सेम है, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है. दैट मीन्स द वॉल्यूम इन तीनों बॉक्सेस का V है, सेम वॉल्यूम है, दिस इज हैविंग सेम वॉल्यूम, द टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम. बट मैंने क्या किया कि मैंने एक बॉक्स में सिर्फ A को रखा, सेकेंड बॉक्स में सिर्फ B को रखा और थर्ड बॉक्स में सिर्फ C को रखा. गेटिंग दिस? नाउ द प्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स, ये जो बॉक्स 1 जो मैं देख रहा हूं, इस बॉक्स का जो भी प्रेशर रहेगा, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A. प्रेशर ऑफ बॉक्स 2 is nothing but partial pressure of gas B और pressure of box 3 is nothing but partial pressure of gas C. That's it, as simple as that. अब वो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? क्या वो ओरिजिनल प्रेशर से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि ओरिजिनल प्रेशर में ओरिजिनल बॉक्स जब हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जैसे देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. अब जो प्रेशर होता है डेट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मोमेंटम. मॉलिक्यूलर मोमेंटम के कारण जो आपस में क्रैशिंग होती है, जिसके कारण प्रेशर डेवलप होता है. हमने प्रेशर के बारे में ही पढ़ा है. तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर दूँ एक बॉक्स में, अब मैं सिर्फ और सिर्फ A को रख रहा हूँ, वॉल्यूम उतना ही है बट मैंने नंबर ऑफ गैसेस कम कर दी, सिंगल गैस को रखा है. दूसरे में सिर्फ B को रखा है, तीसरे में सिर्फ C को रखा है. तो ऑब्वियसली जो पार्शियल प्रेशर रहेंगे A B C के वो कम रहेंगे एज कंपेयर टू द टोटल प्रेशर.
यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। आई विल टेल यू अगेन, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ एक सिंगल गैस को सेम वॉल्यूम पे सेम टेम्परेचर पे, इफ आई कंसिडर ओनली अ सिंगल गैस, सिर्फ एक गैस को कंसिडर कर रहा हूँ, तब उस गैस का जो प्रेशर होगा, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर। सिंगल गैस को जब मैं रख रहा हूँ, ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, और हमको पॉसिबल करके भी हम क्या कर लेंगे, ये समझने वाली चीज़ है बस। ऐसा नहीं मैं क्या करूँगा, कोई एक गैस को सेपरेट कर करके भी मैं क्या करूँगा, बट ये समझने वाली चीज़ है कि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि अगर मैं सिर्फ उसी गैस को देखूँ, और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी अभी समझ में आएगा आपको। सिर्फ मैं उसी गैस को देखूँ, सेम वॉल्यूम पे सेम टेम्परेचर पे अगर मैं सेम गैस देख रहा हूँ, एक ही गैस देख रहा हूँ, तो उसका जो प्रेशर है दैट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सेकेंड चीज जो मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो होगा, इंडिविजुअल प्रेशर इन सारी गैसेस का कम रहेगा एज कंपेयर टू द कंप्लीट प्रेशर। ओके, और एयर में जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी गैसेस होती है, तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर जब मैं किसी एक गैस का देख रहा हूँ, तो उस एक पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली बहुत कम रहेगा। अगर मैं सिर्फ वाटर वेपर का देखूँ, तो वाटर वेपर का कंटेंट अपने आप में बहुत कम है, तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और किसी भी गैस का अगर प्रेशर कम होता है, किसी भी गैस का अगर प्रेशर कम होता है, देन यू कैन कंसिडर इट एज आइडियल गैस। आइडियल गैस का भी अपन ने एजम्पशन देखा है थर्मोडायनामिक्स में। आइडियल गैस किसको बोलते हैं? इफ आई एम आइडियल गैस कैसे एज्यूम कर सकते हैं, यू कैन से एज्यूम करने के लिए हमने क्या किया था, अगर प्रेशर बहुत कम है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन कंसिडर दैट पर्टिकुलर गैस टू बी द आइडियल गैस। गेटिंग दिस? तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी कि पार्शियल प्रेशर आखिर होता क्या है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब मैं एक जो मास्टर बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ओके, और ये सारे क्या है, ऑल दीज आर आइडियल गैसेस। तो जब मैं आइडियल गैस बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आइडियल गैस का इक्वेशन इसमें मैं लगा सकता हूँ। सो क्या हो जाएगा, फॉर बॉक्स वन के लिए, फॉर बॉक्स वन के लिए क्या हो जाएगा, PA VA इज इक्वल टू MA, या और यू कैन से NA R bar TA। Getting this? Similarly, PB VB is equal to NB R bar TB, and PC VC is equal to NC R bar TC। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या किया हमने, उसको आइडियल गैस कंसिडर किया। क्यों आइडियल गैस हम कंसिडर कर पाए? क्योंकि प्रेशर उसका ऑलरेडी बहुत कम है। गेटिंग दिस? नाउ अब यहाँ ध्यान दो कि वॉल्यूम तो इन सारे बॉक्सेस की सेम है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 3। तीनों की वॉल्यूम सेम है, तो मैं वॉल्यूम को सेम कर देता हूँ सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ जो है, टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम, टेम्परेचर भी सेम कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे क्या बन जाएंगे, सो दिस विल बी PA इंटू V इज इक्वल टू NA R bar T। यस और नो? R बार की वैल्यू भी सेम रहेगी, R बार तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये सबके लिए सेम रहेगा। सिमिलरली PB इंटू V इज इक्वल टू NB R bar T, एंड PC इंटू V इज इक्वल टू NC R bar T। यस और नो? ओके, नाउ वी नो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N विल बी इक्वल टू व्हाट, NA प्लस NB प्लस NC। ओके, N इज इक्वल टू NA प्लस NC, NB प्लस NC। तो ऑब्वियसली जो P हमको मिलेगा, अच्छा मास्टर बॉक्स का इक्वेशन क्या होगा, PV इज इक्वल टू NRT N R bar T। ओके, तो ये चारों इक्वेशन को कंपेयर करो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और ये है इक्वेशन नंबर 4। तो चारों इक्वेशन को कम करो, व्हाट यू विल गेट इज P विल बी इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। गेटिंग दिस? And this particular law is nothing but Dalton's law of partial pressure. This is Dalton's law of partial pressure. तो Dalton's law of partial pressure आखिर बोलता क्या है? Dalton's law of partial pressure says that the total pressure of air is nothing but the sum of partial pressures of individual gases present in that particular air, or you can say total pressure of a certain mixture। मिक्सचर मतलब उसमें कई तरह की गैसेस मिक्स है। टोटल प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मिक्सचर इज नथिंग बट द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस विच आर यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। सो दिस इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर। इसी को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आ गया कि अगर हम सिर्फ उसी गैस को कंसिडर करें, बाकी सारी गैस उसमें से हटा दो, सिर्फ एक ही गैस को कंसिडर करो, तब जो प्रेशर मिलेगा दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर।
तो ऑब्वियसली अब ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर का रहेगा डेट विल बी वेरी वेरी लेस। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर का कंटेंट नॉर्मली बहुत कम होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा डेट विल बी फर्दर वेरी लेस, 0.00 समथिंग कुछ बार में हमको मिलेगा। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, नाउ एक चीज़ मैंने आपको और बताया है कि जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू कम होती है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में ये चीज़ देखी है, प्रेशर जैसे जैसे कम होता है उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर भी कम होता है। ओके, अब ध्यान से समझो, अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, मेन आपको रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी हमारा जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है। Now just try to understand this thing. Let's suppose I am having a piston cylinder arrangement which is having a weightless frictionless piston और इसमें water भरा हुआ है। This is having water. ये completely water से filled है ये, ठीक है, और हम इसको फायर कर रहे हैं, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं। Getting this? Okay. On the other hand, I am having the air which is having a small amount of this particular water vapor. Getting this now? Okay, अब इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो हमको प्रेशर मिलेगा, ध्यान से समझो इस चीज़ को, यहाँ पर हमको जो प्रेशर मिलेगा, इसका जो प्रेशर है दिस इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एटमॉस्फेयर, और यहाँ से जो प्रेशर वाटर लगा रहा है, ये वाटर का भी प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर जो वाटर का होता है वो हमको पता है, डेट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए ये जो वाटर बॉयल होगा डेट इज़ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जब मैं प्रॉपर मिक्सचर ऑफ एयर की जब मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वाटर वेपर का एक छोटा सा कंटेंट है, वाटर वेपर कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, बहुत कम पार्ट उसका वाटर वेपर, तो उसमें अगर मैं सिर्फ वाटर वेपर का प्रेशर देखूँ, ये चीज़ समझ आ रही है? इसमें तो पूरा, क्योंकि वाटर वेपर था, पूरा वाटर था, तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। बट यहाँ पर क्या वाटर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है क्या? नहीं, उसका प्रेशर होगा उसका पार्शियल प्रेशर, जो कि इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो अगर प्रेशर, इफ प्रेशर इज लेस, ऑब्वियसली अगर प्रेशर कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी कम होगा। ओके, तो प्रेशर मैं कम करते जा रहा हूँ। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने प्रेशर कम किया, सैचुरेशन टेम्परेचर कम हो गया, लेट सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। मैंने प्रेशर और कम किया, सैचुरेशन टेम्परेचर और कम हो गया, लेट सपोज 30 में आ गया। मैंने प्रेशर और कम किया, सैचुरेशन टेम्परेचर और कम हो गया, लेट सपोज 10 डिग्री पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब ये है कि 10 डिग्री के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर का मतलब समझिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अब वो जो वाटर है वो इवापोरेट होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। गेटिंग दिस? इसको आपको मैं आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, सो दिस इज द टीएस डायग्राम और इसका सैचुरेशन कर्व हम जानते हैं। ओके, नाउ हमारे जो वाटर का प्रेशर है, वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर है, डेट इज वेरी वेरी लेस। तो यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट सपोज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस वाटर वेपर इज लाइक दिस। ओके, तो ये हमने उसका कर्व बनाया। गेटिंग दिस? हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, डेट इज लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, और जिस पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली बहुत कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, लेट सपोज डेट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, ये मैं सिर्फ अभी वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ। ब्लू जो कर्व आप देख पा रहे हैं, डेट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कर्व नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है। तो अब वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर है और उसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है डेट इज लेट सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है डेट इज हाउ मच? लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियसली 30 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा जो वाटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर जितना भी टेम्परेचर जाएगा तो वाटर हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? डेट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यही समझ आ रही कि नहीं आ रही है? गेटिंग दिस नाउ? ओके, तो इसलिए जो हमारा वाटर वेपर है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी जो वाटर जो है डेट एवापोरेट्स, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी वाटर एवापोरेट्स। व्हाई इट एवापोरेट्स? क्योंकि उसका जो पार्शियल प्रेशर अगर मैं देखूं वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर तो बहुत कम है, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत कम होगा। तो अगर उस सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर भी अगर हमारा टेम्परेचर जा रहा है, डेट मीन्स कि हमारा वाटर जो है वो वेपराइज होना, इवापोरेट होना शुरू होगा। सो दिस इज द बेसिक reason behind this.
गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो यही कारण है कि क्यों नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी हमारा वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है कि साइक्रोमेट्रिक का आखिर सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी हमारा वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल गेट टू द वाइट बोर्ड और कुछ एक साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, प्रोवाइडेड कि आप उसको सही तरीके से समझे। अगर आप सही कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया देन डेफिनेटली आपसे कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंटरव्यूज में भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा घुमाया जा सकता है इंटरव्यू में। जब तक आपके कंसेप्ट आप जब तक पकड़ के नहीं रखते तब तक ऑब्वियसली आप इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।